एक लड़की को देखा तो एपिसोड 27 रीयूनियन। रोहित हैरान होकर अंजलि आंटी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर अंजलि आंटी ने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की अनिका गुलेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेड पर लेटे किशन जी को रोहित और अंजलि की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। जब अनिका ने कल शाम उन पर ऑपरेशन किया था तब वो बेहोश थे, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अंजलि आखिर किस अनिका के बारे में बात कर रही हैं और क्या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहती थी। किशन अंकल ने हैरान होकर अंजलि आंटी से पूछा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन? कौन है ये अनिका और तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? इस बात का अंजलि आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, जासूसी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे शक है कि जिस लड़की ने कल शाम आपकी जान बचाई थी वही आपकी लड़की आपकी बहन की बेटी है। रोहित ने जैसे ये बात सुनी उसने अब्दुल को फ़ोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो सारी इन्फॉर्मेशन मिस अनिका के बारे में कलेक्ट की थी उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और यह काम अभी करना है। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आया। अनिका गुलेरिया की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि अनिका ही किशन जी की खोई हुई भांजी थी। ये पता चलते ही किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उन्हें जैसे किसी ने जीने का नया मकसद दे दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किशन जी ने कहा, कोई प्लीज़ उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ उसे अभी और इसी वक्त। प्लीज़ ब्रिंग हर टू मी। रोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहाँ पहुँचा था अनिका ज्योति बुआ के रूम से निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम गुलेरिया का नंबर लिया और अंजलि आंटी को दे दिया। किशन जी के चेहरे की देख कर लग रहा था जैसे कल शाम को उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दर्द ही नहीं दिख रहा था। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो अपनी भांजी अनिका को अपनी आंखों से देख सके। तभी रोहित ने कहा, अंकल आंटी अब आप के पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्दी आपकी मुलाकात अनिका से हो जाएगी। बट इन द मीनवाइल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्चुअल मीट है, मुझे अभी होटल जाना होगा। रोहित की बात सुनते ही किशन जी ने हंसते हुए जवाब दिया, यंग मैन मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस से हटा लोगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा। हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग एक साथ हंस पड़े। होटल पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट। रिया अपने टैबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यन से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया। तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती हैं तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और मम्मा तुम्हें तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस तरह हम सब साथ साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह जी पाएंगे। रिया के मुंह से तारीफ सुनना आर्यन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्यन शर्माते हुए धीमी आवाज में रिया से बोले, थैंक यू। फिर अचानक रिया को एक बात याद आई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली गई। वो थोड़ी धीमी आवाज़ में आर्यन से बात करने लगी, सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? रिया की बात सुनकर आर्यन रिया की कोई बात टाले इसका कोई चांस नहीं था। आर्यन ने, जो तुम कहो वो मैं करूँगा, इट्स ए प्रॉमिस। शरारती रिया को जो मौके चाहिए तो वो आर्यन ने उसे दे दिए थे। रिया ने आगे बात करते हुए कहा, सच बताओ मेरी पहनी हुई फ्रॉक तुम बहुत क्यूट लग रहे थे ना, एज ब्यूटीफुल एज आई एम। ओ गॉड आई मिस्ड इट। मुझे तुम्हें उस फ्रॉक में देखना था। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे? मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यन अपनी दी हुई प्रॉमिस में फंस चुका था। वो पिंक फ्रॉक जब उसने उतारा तब सोचा था कि ज़िंदगी में कभी इसे दोबारा नहीं पहनूंगा, मगर अब उसे रिया की ने सिर्फ इच्छा पूरी करनी थी बल्कि अपनी दिए गए प्रॉमिस को भी निभाना था। आर्यन रिया को कुछ कहे उससे पहले रिया ने आर्यन से कहा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही हूँ, मगर मेरी टीम मेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं।
मुझे उनसे कुछ देर बात करनी होगी, तुम लाइन पर रहो। ये कहकर रिया अपने गेमर दोस्तों के साथ ब्लूटूथ के जरिए बातें करनी। तुम सब इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमसे कितनी बार कहा है तुम लोग सिर्फ जो करो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। किसी भी टीम में खेलने का पहला नियम ये होता है कि कैप्टन की कही बात को मानना, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मेरी टीम में नहीं खेलोगे। सुपरस्टार एंडरसन एंड सागर 83, यू बोथ आर आउट। बाकी टीम भी सुन लो, कम प्लेयर्स के साथ भी मैं गेम जीत सकती हूँ, मगर जो प्लेयर्स मेरा साथ नहीं दे रहे उन्हें मैं टीम में भी नहीं रख सकती। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है और मेरा टीम में खेलना है तो वही करो जो मैं कहती हूँ। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। आर्यन कहीं न कहीं चाहता था कि रिया की सारी क्वालिटीज आर्यन भी अपना सके। टीम को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रिया फिर से आर्यन से बात करने लगी। रिया ने कहा, हाँ तो ब्रदर, कहाँ थे हम? हाँ तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस निभानी होगी और वो पिंक ड्रेस पहनकर मुझे एक पिक भेजनी है। इतने याद रखना, कोई अगर अपनी प्रॉमिस तोड़े तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्यन जितना रिया से प्यार करता था उतना ही उससे डरता भी था। वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन की ज़िंदगी में आया ये पहला दोस्त उससे नाराज़ हो और उसे खो दे। फ़ोन रखते ही आर्यन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रावर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। उसने वो पिंक ड्रेस ऐसी जगह पर रखी थी जहाँ रोहित की नज़र न पड़े, मगर आज उसे वो ड्रेस वहाँ पर नहीं मिल रही थी। आर्यन हैरान हो गया। अभी एक दिन पहले रखी ड्रेस कैसे गायब हो सकती थी? उसके रूम में साफ सफाई करने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ना करें। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कैसे गायब हो सकती है। ये काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। तभी आर्यन ये सोच ही रहा था कि तभी बेडरूम में रोहित आया और आर्यन को परेशान देखकर रोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ड्रेस ना मिलने की वजह से आर्यन बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था कि कहीं रिया की दी हुई प्रॉमिस टूट न जाए। आर्यन अपनी ही टेंशन में उसे कह दिया, मैंने यहाँ एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल ही नहीं रही। दरअसल रोहित ने जब आर्यन का ड्रावर खोला तब उसे ये ड्रेस मिली थी। रोहित ये देखकर बहुत परेशान हो गया था कि आर्यन के बॉर्डर में एक लड़की के फ्रॉक का क्या काम। रोहित ने नौकरों से कहकर वो ड्रेस डिस्पोज कर दी। रोहित आर्यन के पास बैठकर बड़ी शांति से आर्यन को समझाने लगा, देखो बेटा, जो वो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। ये बात सुनती आर्यन रोहित से चिढ़ गया। उसने रोहित से कहा, बिना मेरे पूछे मेरी कोई चीज़ किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ा है। आपने ही सिखाया बिना इजाज़त के किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज़ को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी को कैसे दे दिया? नो वंडर मॉम, आपसे इतनी चिढ़ती हैं क्यों हैं? आप हो ही ऐसे। आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित को डबल झटके लगे। एक तो ये बात कि आर्यन ने पहली बार रोहित से इतने गुस्से में बात की थी, और दूसरी कि अनिका ने आर्यन से कहा था कि उसे रोहित पर चिढ़ होती है। रोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते आर्यन से पूछा, क्या अनिका जी ने खुद कहा है कि मुझसे नफरत करती? आर्यन तो ने जवाब दिया, हाँ, एंड इवन आई हेट यू। आर्यन की आवाज़ सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। उसने रोहित को शांत रहने का इशारा किया। आर्यन की बातें सुनकर रोहित को ऐसा लग रहा था कि अगर सचमुच अनिका रोहित से नफरत करती तो फिर वो बार बार आर्यन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी? आज किशन अंकल और अंजलि आंटी से भी जो कुछ भी अनिका के बारे में पता चला, उससे रोहित के मन में अनिका के लिए कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया था। अनिका के ख्यालों को मन से निकालते हुए रोहित ने आर्यन से का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम मेरे दोस्त ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी, क्या हम बाप बेटे जा सकते हैं? आर्यन ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर सनी ने आर्यन को चेयर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सब चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों आर्यन? आर्यन ने कोई नहीं जवाब दिया। उसे अपनी ड्रेस खोने का बहुत अफसोस था। उधर अनिका अपने पापा गौतम गुलेरिया के से फ़ोन पर बातें कर रही थी। फ़ोन पर अनिका पापा की किसी बात से बेहद शौक हो गई थी। उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं तो उन्हें जानती अभी तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कहें वो सब सच है? गौतम ने अनिका की इस बात का जवाब दिया, अब सच कह रही हैं झूठ, वो तो आकर पता चलेगा। उनका फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम लिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि सच कह रहे हैं झूठ।
ये कहकर गौतम ने फ़ोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। अनिका के पास उसकी माँ की बहुत सारी यादें तो नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ एक रिकॉर्डिंग जो बार बार सुनती थी, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में उसकी माँ स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। उनमें से एक मैसेज बहुत खास था। अनिका की माँ ने उसे कहा था कि चाहे कितना भी नाम कमा लो, हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो और क्या करती हो ये लोगों को कभी मत बताना, बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद अनिका की माँ के फैमिली से कोई अनिका से मिलने आया था। अनिका के मन में भी उन्हें मिलने की क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी माँ के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो उसकी मौसी की थी। अनिका ने फ़ोन उठाकर गुलेरिया हाउस के लिए टैक्सी बुक करवा ली। गुलेरिया हाउस। मनीषा और कामनी को अनिका के नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताज्जुब हो गया। अचानक इतने साल बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? मनीषा ने गौतम से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था तुमको? गौतम ने या कुछ याद करते मनीषा की बात का जवाब दिया। जब हम पहले मिले तब मैंने पूछा था उससे कि कहाँ की उसकी फैमिली पहाड़ों की तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो। जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं उनकी फैमिली के बारे में। मनीषा ने गौतम की बात सुनकर उसे तुरंत ताना मारा। बिना किसी खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कामनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मम्मी यहाँ क्यों आ रहे? मुझे तो लग रहा है कि वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख मांगने लगे। दरअसल गौतम को भी यही सवाल कब से सता रहा था। गौतम ने कामनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, फ़ोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ तो जानो, देखो क्या करना चाहते हैं। मनीषा ने बड़ी सख्त आवाज़ में गौतम से कहा, देखो पहले ही कह देती हूँ, उन भिखमंगों को एक पैसा मत देना और 1 रुपया मत देना। जिसके मामा मामी हैं वो ही पैसे दे, हम क्यों दें? मनीषा की ये बात सुनकर गौतम भी भड़क कर बोला, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दी। गौतम को भड़कते देख मनीषा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक, अब अपनी बीपी बढ़ाओ मत, और हाँ, नौकरों से कह दो सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखे, पता नहीं कैसे होंगे अनिका के रिश्तेदार। कामनी ने कहा, उनकी आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तब गुलेरिया हाउस की डोरबेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई, आ गए भिखमंगे। कामनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाज़ा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामनी ने दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नज़र आते ही कामनी चौंक गई। एपिसोड 28। एक लड़की को देखा तो अद्भुत कलाकार। सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामनी ने देखा कि दरवाजे पर उस पर कौन खड़ा था तो वह हैरान हो गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक कामनी की हंसी निकल गई। निका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। कामनी ने सैनिटाइजर की बोतल ज़मीन पर रखते हुए कहा, चलो आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। अनिका की ओर पीट करके कामनी अंदर की ओर चलने लगी। तभी अपने कपड़े साफ करते हुए अनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आती हुई अनिका से कामनी ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वैसे जो भी हो, कुछ भी हो, मैंने अभी उनके बारे में सुना है, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले भिखमंगे। कामनी की बातें अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी माँ के परिवार को मिलने आई थी। कामनी ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पहुँचते हुए अनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज हैंडबैग, जापान के डिज़ाइनर शोरूम से लिए। कामनी ने हाथ पकड़कर बैग हवा में घुमाया। शो ऑफ करते हुए अनिका से पूछ रही थी, अच्छी है ना? मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले लोग मुझसे मेरी पर्स के बारे में पूछते हैं। तोहफे से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में। हॉस्पिटल का बिल। ये कहकर कामनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज़ आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरी यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, औरत पर पड़ी, सबकी नज़र वहीं जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था कि उनके देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्मों में हीरोइन का रोल कर रही थी। हाथों की चूड़ियाँ, गले का नेकलेस देखकर साफ साफ नज़र आ रहे थे कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हैंडबैग कामनी के हैंडबैग से कम 10 गुना ज़्यादा महंगी थी। सबकी नज़रों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर लाइसेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी। कामनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे तो उन पर सैनिटाइजर छिड़क कर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की कामनी की हिम्मत नहीं हुई। कामनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों को अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल अपोजिट थी। अंजलि आंटी की नज़र अनिका पर गई। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिल गए हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि ज़रूर हम दोनों के बीच कोई पुराना कनेक्शन, एंड आई वाज राइट। अंजलि आंटी को यहाँ देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहाँ? मेरा मतलब कि आप ही ने पापा को फ़ोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती है? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती है? अनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि दिस इज़ डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा था। इससे ज़्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? मनीषा फटी हुई आँखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे ही जा रही थी। जब मनीषा और गौतम के साथ शादी हुई थी तब कई बार उससे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो गौतम की पहली बीवी जितनी खूबसूरत नहीं थी। इस बात की वजह से मनीषा ने अपने मन में मरी हुई सौतन को लेकर सालों से ईर्ष्या की थी। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश ना तो रईसी से हुई थी और ना ही बेहद बुरे हालातों में। गौतम से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े लोगों की परिवारों की औरत के साथ होने लगा। मनीषा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनकी रहन सहन, उसका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे मनीषा भी उनमें से एक लगने लगी थी। तब मनीषा को पता चला कि अनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे। तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो परिवार के मामले में मनीषा अनिका की माँ से आगे थी। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ दिया। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी। कामनी ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? इससे पहले कि अंजलि कामनी की बात का जवाब देती, मनीषा ने कामनी को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली हैं बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज़ नकली पहनते हैं, और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना न तो अंजलि की आदत थी और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि आंटी ने गौतम की ओर देखते हुए कहा, क्या आप ही हमारे बहनों ये मिस्टर गौतम गुलेरिया? गौतम की आदत थी अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देता कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। गौतम को ऐसा लगता था कि ऐसा करने के सामने वाले को ऐसा लगे गौतम एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते गौतम को यह नहीं पता कि उसके चेहरे की लाज कोई भी अक्लमंद इतना इंसान साफ पढ़ लेता। पहले जो गौतम रुबाब के साथ बातें कर रहा था उसने अंजलि की चमक धमक देखकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल दिया और अंजलि से कहने लगा, यस आई एम गौतम गुलेरिया। आपने मुझे से बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? गौतम के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने गौतम की एक बात का सीधा जवाब, आपकी बात आधी सच और आधी झूठ है।
गौतम अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से बोला, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने गौतम से कहा, फिल्मों में तो काम नहीं करती, मगर हाँ मैं एक आर्टिस्ट ज़रूर हूँ। जब ये सारी बातें चल रही तब अनिका का बस अंजलि को देखे जा रही थी। अनिका कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं होती जितना आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, क्या कहीं हम अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर से निकली तब कामनी दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम का हाथ पकड़कर पूछे, डैड कौन थी ये और ये सब क्या था? कामनी अंजलि आंटी को पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि होटल में जब किशन अंकल की हालत नाजुक थी, अंजलि आंटी का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और वो ठीक से किसी भी की चेहरे की ओर नहीं देख भी नहीं रही थी। उनकी नज़र नीचे पड़े किशन अंकल पर ही थी। शायद कामनी ने अंजलि आंटी को नोटिस नहीं किया था। दरवाजे पर खड़ी मनीषा अभी बंगले के गेट की ओर देख रही थी। उसने मुड़कर गौतम की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? उसने कहा, वो आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते हैं खूबसूरत मगर होते हैं बड़े चालाक। अपने रूप रंग की जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से ना सिर्फ हमें सावधान रहना बल्कि दूर भी रहना है। गौतम ने बात बदलते हुए कहा, अब जो भी होगा वो अनिका की किस्मत। तुम भूल मत जाना, आज हमें डोगरा परिवार के साथ डिनर पर जाना है। ये बात याद आती मनीषा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। कामनी, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया ना? कामनी ने फ़ोन चेक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। वीवीआईपी रूम तो पहले ही किसी ने बुक कर लिया था। अगर वो रूम मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता। सिर्फ हम लोग होते और सारे वेटर्स सिर्फ हम सभी को सर्व कर रहे होते, ना आसपास कोई टेबल ना कोई गेस्ट। बस आई थिंक मेरे बुक करने से पहले ही वीवीआईपी रूम किसी और ने बुकिंग कर ली थी। मनीषा ने अफसोस जताते हुए कामनी से कहा, ओहो बैड लक। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम बाकी, हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो कामनी, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना। एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहना। उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारी होने वाली बहू सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सुशील और संस्कारी भी है। मनीषा की बात सुनकर कामनी शर्मा गई और शर्माते हुए उसने मनीषा से कहा, ठीक है मम्मा, जैसा तुम समझो। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि आंटी ने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि बगल में बैठे अनिका को देखने लगी। अनिका को पता था कि जिस गाड़ी में बैठी थी वो एक बहुत महंगी कस्टमाइज लग्जरी कार थी। किसी आम बिजनेसमैन के लिए ये कार खरीद पाना मुश्किल था। इंडियन करेंसी में इस कार की कीमत 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। अनिका के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। तभी उसने धीमी मगर प्यारी भरी आवाज़ से सुनाई दी, माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। ये सवाल सुनते ही अनिका का मन ही मन कुछ सोचने लगी, क्या सचमुच इतने साल काफ़ी मुश्किल से गुजरे थे? बहुत कुछ सहा था अनिका ने इतने सालों में, मगर अनिका उन इंसानों में से थी जो किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करती थी। ज़िंदगी में जब किसी ने उससे जो सवाल पूछा उसका अपनी काबिलियत से अनिका ने जवाब देने की कोशिश की थी। न किसी जीत का जश्न मनाती और न ही किसी हार का अफसोस। अनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि अनिका को अपने बीते कल के बारे में या गुलेरिया परिवार के बारे में बात नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अभी भी हॉस्पिटल में, मगर तुम तक पहुंचाया हमारे एक खास दोस्त ने। उसने काफ़ी मदद की और हमारे, इसलिए आज इतने साल बाद हम ढूंढ पाए। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उसे थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। होप आई यू डोंट माइंड। मैंने 3rd फ्लोर बीवीआई रूम बुक कर दिया है। अनिका के लिए अंजलि का प्यार देखकर अनिका अंजलि की बात को ना टाल सी उसने एक हल्की सी स्माइल देते हुए बस इतना कहा, ओके मामी, सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अनिका के मुंह से ये सब सुनते अंजलि आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अनिका से कहा, आपसे अगर आंटी कहोगी तो डांटूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर अनिका और अंजलि दोनों हंसकर पड़े। थोड़ी देर बाद अंजलि आंटी ने अनिका से पूछा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ?
अनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनिका ने अपनी पर्स से फ़ोन निकाला और रिया को फ़ोन करके कहा, बेटा कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम, मम्मा वांट्स यू मीट यू समवन, आई कैन कम टू 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम। अनिका को फ़ोन रखते रिया ने आर्यन को फ़ोन लगाया। वो उससे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नज़र में ना आए, मगर आर्यन फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। रोहित को पता नहीं था कि आर्यन के पास एक फ़ोन है, इसलिए आर्यन जब भी रोहित के साथ होता अपना फ़ोन किसी ऐसी जगह छुपाते थे जहाँ रोहित की नज़र भी न पड़े। थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद आर्यन ने फ़ोन नहीं उठाया। रिया समझ गई कि फिलहाल आर्यन रोहित के साथ है और वो फ़ोन नहीं उठा सकता। 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए रिया को अपनी स्वीट से बाहर निकलना था, मगर वो जानती थी कि अगर रिया और आर्यन एक साथ नज़र आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने धीरे से मेन डोर खोला और कॉरिडोर में झाँक कर देखा। जब उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ है, तो उसने अपनी स्वीट का दरवाज़ा बंद किया और स्टेयरकेस की ओर चली गई। रिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी। प्रेसिडेंशियल स्वीट की एलिवेटर कॉमन लोगों के लिए यूज के लिए नहीं थी। रिया ने सोचा वो नीचे के फ्लोर से कॉमन लिफ्ट यूज कर लेगी, जिससे रोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उससे नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों को जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास आकर एक आदमी से कहा, अंकल आई कैंट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस 3rd फ्लोर फॉर मी। उस आदमी ने स्माइल देते हुए कहा। रिया के लिए 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, रिया के साथ कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले। रिया भी आगे चलने ही लगी थी कि बगल की लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसमें रोहित, सनी और आर्यन बाहर निकले। आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अगली कहानी का भाग अगले पार्ट में।